नमस्कार। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है और इस वर्ल्ड अस्थमा डे को हम लोग पेशेंट को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। जैसे कि विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डब्ल्यूएचओ द्वारा मई के हर मंगलवार प्रथम मंगलवार को यह वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और इसमें हम कोशिश करते हैं चिकित्सक कि लोगों को जागरूक करें और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को सचेत रखें, क्योंकि अस्थमा जैसी बीमारी काफी खतरनाक होती है, कभी-कभी इससे डेथ भी हो जाती है। हम एक ग्राफिक माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये अस्थमा में होता क्या है एक्चुअली। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये सांस की नली है और ये नॉर्मल सांस की नली है जो हमारे आपके फेफड़े में रहती है, पूरी सांस की नली खुली रहती है। लेकिन जब गंभीर दौरे पड़ते हैं तो सांस की नलियों में इतनी सिकुड़न आ जाती है कि इसमें हवा का आवागमन भी बिल्कुल बंद हो जाता है और इसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में मरीज का दम घुटने लगता है और सीने में घरघराहट की आवाज भी आ सकती है और मरीज बेहोशी कंडीशन में जा सकता है, मरीज नीला भी पड़ सकता है। ये गंभीर दौरे के लक्षण है और सही उचित समय इलाज न मिले तो इससे व्यक्ति की मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर देखा गया कि बच्चों में भी ये अस्थमा का अटैक पड़ता है और स्कूल्स में ऐसे पड़े हुए अटैक होते हैं कि जो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो बच्चों की डेथ हो जाती है। तो हमें अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी को लोगों को सचेत करना है, लोगों को जागरूक करना है और बताना है कि अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्थमा की सांस की नलियों में जब सिकुड़न कवर होती है तो थोड़ी सी सांस की नलियां खुल जाती हैं जब पेशेंट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते इलाज ले लेता है। लेकिन जैसे ही वह इलाज बंद करता है, सांस की नलियां फिर सिकुड़ सकती हैं। लेकिन अगर हम लगातार सांस अस्थमा की मरीजों की दवा देते रहते हैं तो 3 से 4 महीने में सांस की नलियां सिकुड़ी हुई नलियों से नॉर्मल पोजीशन पहुंच जाती है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ महसूस होता है। कई सारी जानी मानी हस्तियां हैं जिनको अस्थमा का बीमारी होने के बाद भी वो अपनी बुलंदियों पे हैं। खासकर देखा जाए तो हमारे बॉलीवुड हीरो अमिताभ बच्चन जी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन अपनी ऊंची हस्तियों को जी रहे हैं। और सौरव गांगुली जी भी आप देखेंगे, वो भी अस्थमेटिक पेशेंट है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में अपना ऊंचा नाम रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अस्थमा है तो आप बिल्कुल डरें, सहमें और इससे डिप्रेशन में जाए। आप बिल्कुल सही इलाज लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस संदर्भ में इसका आयोजन किया गया है और ये वर्ल्ड अस्थमा डे क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है सर अस्थमा होने का? देखिए, अस्थमा हम लोग मनाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि मई के प्रथम मंगलवार को यह हर साल डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है और ये अस्थमा डे मनाने का मुख्य कारण होता है कि लोगों को सचेत करना, समाज को सचेत करना, मरीज को सचेत करना। और इसके जो अस्थमा के बनने के कारण कई सारे होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स में खासकर एलर्जिकल फैक्टर्स होते हैं। कई सारी एलर्जीज होती हैं जो अस्थमा के मरीजों में ट्रिगर करती हैं और ट्रिगर करने के बाद उसमें अस्थमा जैसी अटैक बीमारी उत्पन्न कर देती हैं। ट्रिगर फैक्टर कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर धूल के कण भी हो सकते हैं, आपका स्मोकिंग हो सकता है, ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स का एक जगह इकट्ठा होना है, धुएं हो सकते हैं, और झाड़ू घर में लगा रहे हैं वहां भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। कोल्ड चीजों से भी ट्रिगर हो सकते हैं, कई स्प्रे होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उससे भी ट्रिगर हो सकते हैं। इंसेक्ट्स होते हैं उसके कारण, कभी कभी एनिमल्स होते हैं, खासकर कुत्ते बिल्लियां होती हैं, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। इन ट्रिगर फैक्टरों के कारण वायु प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है ट्रिगर फैक्टर का। ये ट्रिगर करते हैं जिससे अस्थमा के मरीजों में सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता करते हैं, तो इस जन जागरूकता अभियान में मीडिया का कितना सहयोग मतलब आप जैसा कि आप लोग को इस कार्यक्रम में हमने बुलाया है और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक, चूंकि एक हम सामाजिक चेतना पैदा करना चाहते हैं और मीडिया एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और इसमें लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे मीडिया माध्यम से कि आप लोग अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्वस्थ रहने की महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि आप सही इलाज सही चिकित्सक की इलाज में करते हैं तो आपका ये अस्थमा जैसी बीमारी बिल्कुल ना हो। जैसे ब्रेथी जी में
कई सारे हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं और ग्रंथि जी के मरीजों को इसका फायदा भी मिलता है कि वो सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं और अस्थमा जैसे अटैक दौरे से अपने को बचा पाते हैं। धन्यवाद। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आज मरीजों को क्या संदेश दें? जैसा कि वर्ल्ड अस्थमा डे पे हम लोग निःशुल्क शिविर भी लगाते हैं। ये कार्यक्रम मेरा कई वर्षों से चल रहा है और इस निःशुल्क शिविर में हम लोगों को निःशुल्क जांच करते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं पीएफटी करते हैं और उनके फेफड़े की जांच करने के बाद अगर उनको अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी है तो उसके लिए दवा का भी वितरण करते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अस्थमा एक बूढ़े, बच्चे, जवान किसी को भी हो सकता है, खासकर इसमें बच्चों की बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ये ट्रिगर फैक्टर्स में ज़्यादा काम करता है और ये भी देखा गया अस्थमा जैसी बीमारी वो जेनेटिक भी होती है। अगर किसी पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में 50% संभावना है कि उनको भी हो सकती है। धन्यवाद। अंतिम सवाल, इस कार्यक्रम में वर्ल्ड अस्थमा डे में आपको क्या-क्या कार्यक्रम रहेंगे? वर्ल्ड अस्थमा डे पर हमारा सुबह निःशुल्क ओपीडी चलेगी जो 9 से 12, फिर सायंकाल हम लोग बनारस के घाटों पर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है और एक अस्थमा जल यात्रा भी निकाली है जिसमें हम बोट के द्वारा माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश हर घाट पे जाके कि अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से आप कैसे बचें, स्मोकिंग से आप दूर रहें, धूम्रपान भी एक अस्थमा का मुख्य कारण है और बच्चों को भी इसके बारे में सचेत करें। कभी भी स्मोकिंग बच्चों के सामने न करें और स्मोकिंग ही एक मुख्य कारण है जो अस्थमा को अटैक बना सकता है। ऐसा नहीं कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं आपको ही प्रॉब्लम कर सकता है, आपके अगल-बगल जो बैठे हैं उनको भी अस्थमा का कारण बना सकता है। सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से जनरल प्रैक्टिशनर आपको फॉलो करते हैं, एज ए जस्ट फिजिशियन आपको बहुत फॉलो करते हैं। उन जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए आपका क्या संदेश है? जैसा कि अस्थमा पर हम लोग कई सारे सीएमई का आयोजन करते हैं, मेडिकल अपडेट के आयोजन करते रहते हैं कि अस्थमा को कैसे आप इलाज करें अपने यहाँ और इसमें कई सारी मेडिसिन होती हैं, उनकी टेक्निक होती है, खासकर इनहेलर मेडिसिन, नेबुलाइजर मेडिसिन, ये सब मेडिसिन होती है जो कम मात्रा में दवा अंदर शरीर में जाती है बिना नुकसान किए वो अपना काम करती है और जो जनरल प्रैक्टिस उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप ओरल मेडिसिन और खासकर स्टेरॉइड का सेवन बिल्कुल न करने की सलाह दें मरीजों को क्योंकि स्टेरॉइड का सेवन करना शुरू में तो लगता है पेशेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन बाद में इससे कई सारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, खासकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां गंभीर हो सकती हैं, आपकी बोन्स भी खोखले हो सकते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता भी कमजोर हो सकती है, मसल मांसपेशियों में सिकुड़न आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर है जो स्टेरॉइड के ओवर यूज से साइड इफेक्ट होते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत लंबा